हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद काशी। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम क्लास 12 फिजिक्स 2025 बोर्ड एग्जाम के इंपॉर्टेंट टॉपिक को करने वाले हैं। फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में हम पिछले 5 वर्षों में आए हुए महत्वपूर्ण प्रश्नों को करने वाले हैं जो कि हमारे पिछले 5 वर्षों में रिपीट हुए हैं और इस बार आने के उनके पूरे चांसेस हैं। और देखिए फ्रेंड्स, आज से हमने ये सीरीज चलाई है अंतिम दिनों में पढ़ो वही जो पेपर में आए। तो आज हमारा डे 1, आज से हमने ये सीरीज चलाई है। तो देखिए, आज की वीडियो में हम कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम में बार बार रिपीट हुए हैं। तो देखिए, उसमें से हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, दिखाइए कि हेनरी बटे फैराड 1/2 प्रतिरोध को प्रदर्शित करता है। तो हमें क्या करना है, हमें ये सिद्ध करना है या दिखाना है। तो देखिए, इसमें हेनरी बटे फैराड 1/2 किसके बराबर होता है, प्रतिरोध को प्रदर्शित करना है। तो सबसे पहले हम क्या जान लेते हैं, सबसे पहले हम जानते हैं कि प्रतिरोध किसके बराबर होता है। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि हमें सिद्ध किसके बराबर करना है। तो हम जानते हैं कि प्रतिरोध, यहाँ पे हम एक लाइन लिखते हैं, प्रतिरोध बराबर R बराबर V/I। V क्या होता है, V होता है वोल्ट, और I क्या होता है, I होता है एम्पियर। ये हमारा होता है। तो देखिए, प्रतिरोध क्या होता है R और V/I यानी कि वोल्ट प्रति एम्पियर। तो हमें क्या प्रदर्शित करना है, हमें प्रदर्शित करना है वोल्ट प्रति एम्पियर। अब देखिए, हमें क्या सिद्ध करना था, हेनरी बटे फैराड 1/2 प्रतिरोध के बराबर होता है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे हेनरी L का मात्रक क्या है और फैराड यानी कि C का मात्रक क्या है। C क्या होता है, C होता है संधारित्र की धारिता, और हेनरी किसका मात्रक होता है, हेनरी होता है स्वप्रेरक का। तो देखिए, हम जानते हैं कि हमारा हेनरी का मात्रक क्या होता है, वोल्ट इंटू सेकेंड प्रति एम्पेयर। ये हमारा किसका मात्रक होता है, ये होता है हमारा हेनरी का मात्रक, वोल्ट इंटू सेकेंड प्रति एम्पेयर। अब देखिए, बात आती है फैराड यानी कि C का मात्रक यानी कि संधारित्र का मात्रक। तो हम जानते हैं कि C किसके बराबर होता है, C बराबर होता है Q/V के। Q किसके बराबर होता है, IT/V, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा एम्पेयर इंटू सेकेंड अपॉन वोल्ट। अब देखिए फ्रेंड्स, हमने क्या किया है, हमने यहाँ पे एक लाइन आनी थी कि वोल्ट इंटू सेकेंड प्रति एम्पेयर, यहाँ पे हमें करके एम्पेयर इंटू सेकेंड इंटू वोल्ट करना था। तो देखिए, हमने क्या किया, पहले हमने ये लिख दिया हेनरी का मात्रक वोल्ट इंटू सेकेंड प्रति एम्पेयर। अब देखिए, ये हमारा नीचे आना था ना, तो ये हमने इसकी आपस में गुणा कर दी, तो इसलिए यहाँ पे वोल्ट आ गया और यहाँ पे आ गया एम्पेयर इंटू सेकेंड। अब हम देखते हैं कि किससे क्या चीज़ कट रही है। तो देखिए, यहाँ पे सेकेंड से सेकेंड कट रहा है। अब देखिए, हमारे यहाँ पे क्या बचा, वोल्ट गुणा वोल्ट और एम्पेयर इंटू एम्पेयर। तो देखिए, हम यहाँ पे लिखते हैं हेनरी बटे फैराड बराबर वोल्ट प्रति एम्पेयर का होल स्क्वायर, ये हम लिखते हैं। तो देखिए, जब हमने ये स्क्वायर कर दिया तो ये किसके बराबर आ गया, ये हमारा बराबर की दूसरी तरफ चला जाएगा, तो हमारा क्या बन जाएगा 1/2, कि ये यहाँ पे स्क्वायर था तो ये बराबर की दूसरी तरफ गया तो ये 1/2 बन गया। अब देखिए, ये इतना बना। हम जानते हैं कि वोल्ट प्रति एम्पेयर किसके बराबर होता है, ओम के बराबर या प्रतिरोध के बराबर। तो ज़रूरी नहीं है कि फ्रेंड्स आपसे ये पूछा जाए कि दिखाइए कि हेनरी बटे फैराड 1/2 प्रतिरोध को प्रदर्शित करता है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि ओम को प्रदर्शित करता है, तो आपको पता होना चाहिए। तो देखिए, हमारा यहाँ पे सिद्ध हो गया हेनरी बटे फैराड 1/2 बराबर प्रतिरोध। तो देखिए फ्रेंड्स, एक बार हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं। तो देखिए, हमें क्या सिद्ध करना था, हमें सिद्ध करना था कि दिखाइए कि हेनरी बटे फैराड 1/2 प्रतिरोध को प्रदर्शित करता है। हमें पहले प्रतिरोध पता होना चाहिए। प्रतिरोध बराबर होता है R बराबर V/I, जो कि होता है वोल्ट प्रति एम्पेयर। हमें क्या करना है, हमें ये सिद्ध करना है। तो हमने यहाँ क्या किया, हेनरी L का मात्रक और फैराड C का मात्रक है। तो हेनरी का सूत्र क्या होता है, वोल्ट इंटू सेकेंड प्रति एम्पेयर, और फैराड का क्या होता है, फैराड होता है I/T/V, यानी कि एम्पेयर इंटू सेकेंड अपॉन वोल्ट। तो हमने इसको नीचे ना करके इसकी हमने ऐसे से गुणा कर दी, तो वोल्ट प्रति एम्पेयर इंटू सेकेंड, इस वजह से यहाँ पे आ गया। अब सेकेंड से सेकेंड काट दिया। अब देखिए, वोल्ट गुणा वोल्ट, एम्पेयर गुणा एम्पेयर। अब देखिए, हेनरी अपॉन फैराड बराबर वोल्ट प्रति एम्पेयर का होल स्क्वायर। अब देखिए, यहाँ पे क्या था, ये यहाँ पे स्क्वायर था, तो ये बराबर के दूसरी तरफ गया, तो ये हो गया 1/2 वोल्ट प्रति एम्पेयर। ये किसका मात्रक हो गया, ओम का, यानी कि प्रतिरोध का। तो फ्रेंड्स, हमें यही सिद्ध करना था। ये क्वेश्चंस फ्रेंड्स बहुत बार हमारे एग्जाम्स में पूछा गया है, चाहे 2024 की बात करें, 23, 20, 18, 17 की बात करें, ये हमारा क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ है। ये क्वेश्चन आपसे 2 मार्क्स, 4 मार्क्स या 5 मार्क्स में पूछा जा सकता है। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, हमारा अगला क्वेश्चन है √3 अपवर्तनांक वाले माध्यम में अपवर्तन कोण ज्ञात कीजिए, जबकि आपतन कोण क्या है, 60 डिग्री है। तो हमें क्या करना है, √3 अपवर्तनांक वाले माध्यम में अपवर्तन कोण ज्ञात करना है, जबकि हमारा आपतन कोण क्या है, 60 डिग्री है। तो क्या दिया गया है, दिया है n बराबर √3,
और देखिए आपतन कोण यानी कि I बराबर 60 डिग्री। हमें क्या ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है अपवर्तन कोण। फिर से देख लीजिए, यहाँ पे लिखा है √3 अपवर्तनांक वाले माध्यम में अपवर्तन कोण ज्ञात कीजिए जबकि आपतन कोण 60 डिग्री है। तो हमें क्या दिया गया था, n बराबर √3। अब यहाँ पे देख लीजिए आपतन कोण क्या है, यानी कि I बराबर 60 डिग्री। अब देखिए हमें क्या ज्ञात करना है, अपवर्तन कोण जो कि r। हम जानते हैं कि हमारा सूत्र है n बराबर sin I अपॉन sin r, ये हमारा सूत्र है। तो हमने n की जगह √3 रख दिया और sin I की जगह sin 60, और हमें क्या निकालना है, sin r, यानी कि हम इससे r निकाल सकते हैं। तो देखिए sin r को हम यहाँ पे लिया है, sin 60 का मान हम पता है कि √3/2 होता है, और ये क्या है, ये इसके नीचे चला गया। अब देखिए इसके इससे गुणा करी तो ये बच गया 1/2। अब देखिए हम ऐसा सोचेंगे कि sin r ये 1/2 किस साइन के कौन से पद में है या इसका क्या मान है, तो ये साइन के 30 डिग्री के उसमें है। 1/2 किसके बराबर होता है, साइन 30 डिग्री के, यानी कि हमने साइन r बराबर साइन 30 डिग्री रख दिया, तो यहाँ पे r बराबर आ गया 30 डिग्री। तो फ्रेंड्स यही हमें इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो गया, यही हमें इस क्वेश्चन में निकालना था। तो हमारा अपवर्तन कोण निकल कर आ गया 30 डिग्री। अब देखिए फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है पीएन संधि डायोड में अवक्षय परत से क्या तात्पर्य है। फ्रेंड्स मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार आपकी बोर्ड परीक्षा में रिपीट हुआ है कि पीएन संधि डायोड में अवक्षय परत से क्या तात्पर्य है। तो देखिए अवक्षय परत पीएन संधि के दोनों ओर की उस परत को अथवा पीएन संधि पर बनी दाता व ग्राही आयनों की परत को अवक्षय परत कहते हैं, जो चलनशील आवेश वाहकों से मुक्त होती है। क्या होती है, जो चलनशील आवेश वाहकों से क्या होती है, मुक्त होती है। तो पीएन संधि डायोड में अवक्षय परत से क्या तात्पर्य होता है, तो पीएन संधि के दोनों ओर की उस परत को अथवा पीएन संधि पर बनी दाता व ग्राही आयनों की परत को हम अवक्षय परत कहते हैं, जो चलनशील आवेश वाहकों से मुक्त होती है। फ्रेंड्स एक बात और, आपको क्या है, आपको क्वेश्चंस को रटने की जरूरत नहीं है, आप क्वेश्चंस को 1 से 2 बार पढ़ोगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगी, और अगर आप वीडियो को 1 से 2 बार देखोगे तब भी आपको अच्छे से याद हो जाएगा, क्योंकि रटने से क्या होता है, रटने से हम एग्जाम रूप में भूल जाते हैं। तो देखिए पीएन संधि डायोड में अवक्षय परत से क्या तात्पर्य, पीएन संधि के दोनों ओर की उस परत को अथवा पीएन संधि पर बनी दाता व ग्राही आयनों की परत को अवक्षय परत कहते हैं, और ये जो चलनशील आवेश वाहकों से क्या होती है, मुक्त हो जाती है। तो ये था हमारा क्वेश्चन। अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन हमारा लॉरेंज बल किसे कहते हैं। फ्रेंड्स ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार हमारी बोर्ड परीक्षा में रिपीट हुआ है। तो देखिए लॉरेंज बल किसे कहते हैं। लॉरेंज बल यदि आवेशित कण ऐसे क्षेत्र में है जहां वैद्युत व चुंबकीय क्षेत्र दोनों उपस्थित हैं, तब कण पर कार्यरत परिणामी बल को लॉरेंज बल कहते हैं। तो देखिए लॉरेंज बल किसे कहेंगे, लॉरेंज बल कहेंगे यदि आवेशित कण ऐसे क्षेत्र में है जहां वैद्युत व चुंबकीय क्षेत्र दोनों क्या उपस्थित है, तो तब कण पर कार्यरत परिणामी बल को क्या कहेंगे, लॉरेंज बल कहेंगे। लॉरेंज बल F वेक्टर बराबर QE प्लस Q वेक्टर V प्लस वेक्टर B। तो देखिए बस आपको ये सूत्र पता होना चाहिए, अगर आपको सूत्र पता है तो आप परिभाषा खुद से भी कर दोगे। तो देखिए लॉरेंज बल यदि आवेशित कण ऐसे क्षेत्र में है जहां वैद्युत व चुंबकीय क्षेत्र दोनों उपस्थित हैं, तब कण पर कार्यरत परिणामी बल को लॉरेंज बल कहते हैं। वेक्टर F बराबर Q वेक्टर E प्लस Q वेक्टर V प्लस वेक्टर B। अब देखिए फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन हमारा निर्वात में एक वैद्युत चुंबकीय तरंग के चुंबकीय क्षेत्र का आयाम B नोट बराबर 510 नैनो टेस्ला है। तरंग के वैद्युत क्षेत्र का आयाम क्या है, हमें क्या दिया गया, हमें यहाँ पे B नोट बराबर 510 नैनो को क्या कहेंगे 10⁻⁹ टेस्ला को टेस्ला। अब देखिए हमसे क्या पूछा, हमसे पूछा है तरंग के वैद्युत क्षेत्र का आयाम। तो हम देखिए वैद्युत क्षेत्र का आयाम क्या होता है, E नोट बराबर C इंटू B नोट। फिर से देख लीजिए वैद्युत क्षेत्र का आयाम का सूत्र क्या होता है, E नोट बराबर C B नोट। अब C क्या होता है, प्रकाश की चाल, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है, और B नोट को 510 × 10⁻⁹। तो देखिए जब हमने इसको सॉल्व किया तो क्या आया, 153 न्यूटन प्रति कूलम। तो फ्रेंड्स हमारा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर आ गया 153 न्यूटन प्रति कूलम। अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन हमारा प्रकाश के विवर्तन से आप क्या समझते हैं। फ्रेंड्स ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार हमारी बोर्ड परीक्षा में आया हुआ है। तो प्रकाश के विवर्तन से आप क्या समझते हैं, जब प्रकाश किरणें किसी पतली झिर्री अथवा किसी तीक्ष्ण अवरोध पर पड़ती है तो वे झिर्री अथवा अवरोध के किनारों की ओर आंशिक रूप से क्या हो जाती है, मुड़ जाती है। तो प्रकाश किरणों के इस प्रकार मुड़ने की प्रक्रिया को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। फिर से देख लीजिए प्रकाश का विवर्तन क्या है, जब हमारी प्रकाश की किरणें किसी पतली झिर्री पर पड़ेगी या तीक्ष्ण अवरोध पर पड़ती है तो झिर्री अथवा अवरोध के किनारे क्या होते हैं, आंशिक रूप से मतलब कम रूप से क्या हो जाते हैं, मुड़ जाते हैं। तो प्रकाश किरणों के इस मुड़ने की प्रक्रिया को क्या कहेंगे, विवर्तन कहेंगे। देखिए फ्रेंड्स
ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और देखिए बस इसमें क्या है कि जब प्रकाश की किरणें किसी पतली झिर्री पर पड़ेंगी तो वे झिर्री क्या हो जाएंगी, किनारों की ओर आंशिक रूप से क्या हो जाती है, मुड़ जाती है। और जब वो मुड़ जाती है तो इस बात को ही हम क्या कहेंगे, प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा ध्रुवण कोण से क्या तात्पर्य है। तो देखिए ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। एक विशेष आपतन कोण जिसके माध्यम की पृष्ठ से परावर्तित प्रकाश पूर्णतः ध्रुवित हो जाता है तो ध्रुवण कोण कहलाते हैं। अब देखिए ध्रुवण कोण क्या था, एक विशेष आपतन कोण जिसके माध्यम की पृष्ठ से परावर्तित प्रकाश पूर्णतः ध्रुवित हो जाता है तो ध्रुवण कोण कहलाता है। तो ध्रुवण कोण क्या था, एक विशेष आपतन कोण से जिसके माध्यम की पृष्ठ से परावर्तित प्रकाश पूर्णतः क्या हो जाता है, ध्रुवित हो जाता है, उसे ध्रुवण कोण कहते हैं। अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन हमारा प्रकाश के ध्रुवण तरंगों की किस प्रकृति की पुष्टि करता है। तो ध्रुवण प्रकाश तरंगों की अनुप्रस्थ प्रकृति की पुष्टि करता है। किसकी पुष्टि करता है, अनुप्रस्थ प्रकृति की पुष्टि करता है। फ्रेंड्स ये आपको पता होना चाहिए कि प्रकाश के ध्रुवण तरंगों की किस प्रकृति को पुष्टि करता है, तो अनुप्रस्थ प्रकृति को। और देखिए फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आपसे 2 मार्क्स या 1 मार्क्स में या बहुविकल्प में तो ये आता ही है कि प्रकाश के ध्रुवण तरंगों की किस प्रकृति को प्रदर्शित करता है, अनुप्रस्थ को या अनुदैर्ध्य को या दोनों। तो अनुप्रस्थ प्रकृति को प्रदर्शित करता है। अब देखिए फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा नाभिकीय विखंडन व नाभिकीय संलयन में क्या अंतर है। ये फ्रेंड्स मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हमारे बार बार बोर्ड परीक्षा में रिपीट हुआ है। अब देखिए नाभिकीय विखंडन, विखंडन का मतलब क्या होता है, टूटना, और संलयन का मतलब क्या होता है, संलयन का मतलब होता है जुड़ना। फिर से देख लीजिए, विखंडन का मतलब होता है टूटना और संलयन का मतलब होता है हमारे जुड़ना। अब देखिए हमने नाभिकीय विखंडन और संलयन में अंतर बताया। और देखिए जरूरी नहीं कि आपसे इसमें अंतर ही पूछा, आपसे ऐसे पूछ सकता है नाभिकीय विखंडन क्या है आप समझाइए, या नाभिकीय संलयन क्या है। तो इस क्वेश्चन से आपके 2 क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं, नाभिकीय विखंडन के और नाभिकीय संलयन के। तो क्वेश्चन आएगा तो आप ये जो पॉइंट्स है ये लिख दोगे नाभिकीय विखंडन में, और अगर नाभिकीय संलयन आए तो आप ये पॉइंट्स लिख दोगे। अब देखिए नाभिकीय विखंडन क्या है। यह क्रिया केवल भारी तत्वों के नाभिकों में भी कराई जाती है। तो आपको पता होना चाहिए विखंडन की प्रक्रिया क्या है, यह क्रिया केवल भारी तत्वों के नाभिकों में ही कराई जाती है। और संलयन क्या है, यह क्रिया केवल हल्के तत्वों के नाभिकों में ही कराई जाती है। अब अगला है, यह क्रिया साधारण ताप पर कराई जा सकती है। जो नाभिकीय विखंडन की अभिक्रिया है ये साधारण ताप पर कराई जा सकती है, लेकिन यह क्रिया केवल उच्च ताप पर ही कराई जाती है। अब देखिए इसमें 2 बात पता चली कि यह क्रिया केवल भारी तत्वों के नाभिकों में कराई जाती है और साधारण ताप पर कराई जाती है। अब संलयन में यह क्रिया केवल हल्के तत्वों के नाभिकों में ही होती है और यह क्रिया केवल उच्च ताप पर ही होती है। अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला है हमारा पॉइंट, यह क्रिया में उत्पन्न ऊर्जा लगभग 200 MeV होती है और इस क्रिया में ऊर्जा लगभग 24 MeV होती है और इस क्रिया को नियंत्रित किया जा सकता है। विखंडन को क्या करेंगे हम नियंत्रित कर सकते हैं, लेकिन हम क्या करेंगे संलयन को नियंत्रित नहीं कर सकते। जैसे कि नाभिकीय रिएक्टर, नाभिकीय विखंडन का उदाहरण है नाभिकीय रिएक्टर। और देखिए और हमारा हाइड्रोजन बम का है नाभिकीय संलयन, नाभिकीय संलयन। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस जो हमारे बार बार बोर्ड परीक्षा में रिपीट हुए हैं। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा क्योंकि आपका कमेंट मेरे लिए मोटिवेशन काम करता है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।